हेलो फ्रेंड्स, हम आपके लिए एक बहुत ही शानदार वीडियो लेकर आए हैं जो खासकर क्लास 11 और 12 वालों के लिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स चलिए शुरू करते हैं वीडियो। हमारा वीडियो है ग्राफीय विधि से गति के समीकरणों का निगमन। जो ग्राफीय विधि से गति के समीकरण, आप लोगों को पता ही होगा कि गति के 3 समीकरण होते हैं। तो उन हम तीनों समीकरणों का निगमन बताएंगे ग्राफीय विधि से। तो हमने जैसा कि चित्र पहले ही बना रखा है, तो देखिए समझते हैं चित्र को। तो ये है चित्र वेग समय ग्राफ का, वेग समय ग्राफ। तो यहाँ ये माना कोई ऑब्जेक्ट वस्तु जिसका प्रारंभिक वेग u है। ये ऑब्जेक्ट से इसका यहाँ तक ए तक जो प्रारंभिक वेग है u है, और इसके ऊपर तक जो यहाँ अनंत तक की ऊंचाई या अनंत तक जहाँ तक मतलब ये वस्तु जाए उसका जो वेग होगा वो v होगा। तो ऑब्जेक्ट से यहाँ तक की ऊंचाई जो है वो v है, यानी अर्थात इसका अंतिम वेग v है और प्रारंभिक वेग u है, तथा जो इसका समय है वो समय a से b के बीच का जो समय है वो t है। और यहाँ से यहाँ जो ऑब्जेक्ट वस्तु वो है और जो d है उसके बीच के जो यहाँ है a और b के बीच की दूरी, a और b के बीच का जो समय है वो t है। तो यहाँ भी o और d के बीच का समय t होगा। ओके, और यहाँ से ये अनंत तक जाएगा तो भी इसका समय क्या होगा, t होगा। ओके फ्रेंड्स, तो जैसे यहाँ लिखा है v माइनस यू, अर्थात जो यहाँ इसकी b और c के बीच की दूरी है उसको हम v माइनस यू, अर्थात जैसे यहाँ है इसका a, ये है और o, ए ओ के बीच का जो प्रारंभिक इसका वेग है यू है। तो इसी प्रकार यहाँ इसका वेग भी यू होगा। और v d से यहाँ है, o से यहाँ तक की जो मतलब वेग है इसका वो है v वेग है। तो यहाँ भी d और c के बीच के जो वेग होगा वो v होगा। तो यहाँ इसके जो वेग निकालेगा वो हम अंतिम वेग में से प्रारंभिक वेग को घटा दें, अंतिम वेग से प्रारंभिक वेग को घटा देंगे। तो यानी v और c के बीच का वेग जो होगा v माइनस यू। ओके फ्रेंड्स, तो उम्मीद है कि आपको ये चित्र समझ में आ गया होगा। ओके, तो अब हम प्रथम समीकरण का निगमन करते हैं। तो हम कह सकते हैं माना कोई ऑब्जेक्ट जिसका प्रारंभिक वेग u और कोई भी वस्तु हो उस पर त्वरण a जरूर लगता है। तो एक समान त्वरण a के अंतर्गत गतिशील है तथा t समय पश्चात उसका जो वेग होता है वो अंतिम वेग v हो जाता है। तो हमारा प्रथम समीकरण का निगमन करते हैं। तो सर्वप्रथम क्या लिखते हैं कि वस्तु त्वरण वस्तु पर आरोपित त्वरण ए इक्वल टू क्या होगा, रेखा AC, रेखा जो यहाँ A और C यानी रेखा AC का जो है ढाल है यानी कण, तो रेखा AC का ढाल इसका मतलब है कि tan थीटा। तो tan थीटा इक्वल टू क्या होता है, तो या इसको हम इस तरह लिख सकते हैं कि BC अपॉन AB। चूंकि AC का ढाल पूछा है tan थीटा, तो tan थीटा इक्वल टू क्या होता है, tan थीटा इक्वल टू होता है लंब बटा आधार, ये होता है। तो लंब तो पता ही है VC और आधार AB है। ओके, यहाँ जो है कि AC का ढाल पूछा है इसलिए यहाँ का लंब है और यहाँ नीचे ये BD लंब है। ओके, तो यहाँ A इक्वल टू क्या होगा, BC अपॉन AB। तो यहाँ हम BC की जगह क्या लिख देंगे, V माइनस यू, और AB यानी इसके बीच का समय, यानी यहाँ हम जानते हैं कि त्वरण बराबर होता है वेग परिवर्तन बटा समय। तो यहाँ B और C के बीच का वेग ये है V माइनस यू, वेग ज्ञात करेंगे, और T समय यानी वेग परिवर्तन बटा समय, तो यही हो गया। तो अब इसको हम हल करेंगे तो ये V माइनस यू इक्वल टू A इंटू टी का हो जाएगा।
तो a इंटू टी। तो इस प्रकार v, दिस इम्प्लाई दैट v इक्वल टू क्या हो जाएगा, u, u यानी माइनस में है तो इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, और प्लस a टी। तो हमारा समीकरण क्या होगा, प्रथम समीकरण हमारा निकल के आता है v इक्वल टू यू प्लस ए टी। यही हमारा गति का प्रथम समीकरण। ओके फ्रेंड्स, ये हमारा गति का प्रथम समीकरण था। तो उम्मीद करता हूँ कि समझ में आया होगा। अब हम बात करते हैं गति के दूसरे समीकरण की। दूसरे समीकरण में माना वस्तु द्वारा चली गई यस दूरी जो है वो यस, तो यस इक्वल टू क्या होगा, रेखा एसी द्वारा समय अक्ष पर घिरा क्षेत्रफल, यानी ये रेखा एसी जो है इस पे घिरा हुआ ये क्षेत्रफल पूरा। तो यहाँ इसकी बात करते हैं, तो यहाँ ओ, तो यस इक्वल टू क्या हो जाएगा, यस इक्वल टू होगा एरिया ऑफ चतुर्भुज, सॉरी एरिया ऑफ समलंब की यहाँ बात करेंगे, समलंब। ओ चतुर्भुज नहीं होगा, ये समलंब होगा। तो समलंब ओ डी बी सी ए, ओ डी बी सी ए, यहाँ का जो पूरा ये है ये समलंब है। तो यस इक्वल टू ये होगा। अब फिर एरिया ऑफ, इसको हम यदि डिवाइड करें चतुर्भुज और त्रिभुज में तो क्या होगा कि एरिया ऑफ चतुर्भुज ए बी सी डी, ए ओ डी बी, ये चतुर्भुज होगा, और त्रिभुज क्या बना, ए बी सी। ओके, तो हम इसको डिवाइड करते हैं चतुर्भुज और त्रिभुज में, तो एरिया ऑफ चतुर्भुज ए ओ डी बी, और प्लस क्या होगा, प्लस एरिया ऑफ त्रिभुज ए वी सी, ये होगा। इसको हम दो भागों में जब डिवाइड करेंगे, ओ डी इंटू ओ ए होता है आधार गुणे लंब, प्लस त्रिभुज में, चतुर्भुज में क्या होगा, आधार गुणे लंब, यानी आधार ओडी और लंब चाहे ओ ए ले या डी बी ले, कोई कुछ भी ले सकते हैं। तो यहाँ हमने ओ ए लिया, प्लस त्रिभुज की बात करें तो त्रिभुज होगा हाफ आधार गुणे लंब, तो हाफ आधार इसमें क्या है, ए बी है, ए बी इंटू लंब क्या है, लंब यहाँ है बी सी। ओके, बी सी है। अब हम इनका मान रखते हैं, तो ओ डी क्या है, टी इंटू ओ ए क्या है, ओ ए का मान हमें पता है कि प्रारंभिक वेग u होता है, प्लस हाफ। अब ए बी यहाँ क्या है, तो यहाँ ओ डी जो है वही ए बी है, तो यहाँ भी होगा t इंटू वी सी बराबर यहाँ पता है हमको कि v माइनस यू। अब हम इसको फिर हल करते हैं, तो यस इक्वल टू क्या आता है, यस इक्वल टू आता है, हमें पता है, अभी हल करते हैं टी इंटू यू, तो यस इक्वल टू टी इंटू यू प्लस हाफ इंटू टी इंटू, अब v माइनस यू के हम जगह क्या लिख सकते हैं, ए टी, क्योंकि v बराबर क्या होता है, u प्लस ए टी। तो यहाँ से v माइनस यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए टी। तो हम v माइनस यू की जगह क्या लिख सकते हैं, ए टी। ओके, तो हमारा निकल के आया समीकरण यस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ओके, ये हमारा सेकंड लॉ ऑफ मोशन है, यानी गति का द्वितीय समीकरण है। ओके फ्रेंड्स, उम्मीद है समझ में आया होगा। बात करते हैं गति के तृतीय समीकरण की, द्वितीय समीकरण की तरह। तो क्या होगा, एरिया समलंब ओ डी वी सी ए। ओके, अब हम बात करते हैं समलंब। तो समलंब इसका जो सूत्र होता है वो होता है 1/2 इंटू समांतर गुणाओं का योग इंटू बीच की दूरी, समांतर का योग गुणे बीच की दूरी, यह है समलंब का इसका सूत्र। तो
बटा 2 इंटू समांतर भुजाओं का योग। तो समांतर भुजा कौन कौन सी है? समांतर भुजा हमारी क्या है? DC और OA। बीच की दूरी ले लेते हैं, बीच की दूरी ये भी ले लेते हैं, OD ले या AB ले। ओके, तो समांतर गुणाओं का योग, समांतर गुणा हमने देखा कि DC गुणाओं का योग पूछा है, इसलिए DC योग यानी प्लस, तो DC प्लस OA गुणे बीच की दूरी, बीच की दूरी हमने बताया कि चाहे OA ले या बीच की दूरी चाहे हम ले सकते हैं, सॉरी AB ले या OD ले, तो हम AB ले लेते हैं। ओके, अब फिर देखते हैं हाफ, मान रखते हैं तो DC की जगह क्या है? DC हमारी क्या है? तो इसका जो अंतिम वेग होगा यानी V प्लस OA यानी U इंटू AB क्या? AB का मान है T। तो यहाँ हम देखते हैं 1/2 V प्लस U इंटू T की वैल्यू हम रखते हैं, तो T की वैल्यू हमारी गति के दी फर्स्ट समीकरण से आ जाएगी, यानी V बराबर क्या होता है? U प्लस AT। तो AT इक्वल टू अभी हमने बताया V माइनस U, तो T इक्वल टू क्या होगा? V माइनस U अपान A। तो इसकी हम वैल्यू रखते हैं, T की यदि वैल्यू रखें, इसी T की हम वैल्यू रखते हैं यहाँ पर, तो हमें निकल के आया V माइनस U अपान A। तो यहाँ क्या हो जाएगा? यहाँ होगा 2 यस इक्वल टू, तो यहाँ देखते हैं 2 यहाँ से अलग है, चूंकि लगा है। ओके, तो 2AS इक्वल टू क्या होगा? B स्क्वायर माइनस U स्क्वायर। ओके, V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर प्लस माइनस। ओके, तो हम इसको उल्टा करते हैं, तो हमें क्या प्राप्त होगा कि V स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा? U स्क्वायर प्लस 2AS। इसको हम जैसे V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर इक्वल टू 2AS, तो V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर इक्वल टू प्लस 2AS। ओके, तो ये हमारा जो थर्ड लॉ ऑफ मोशन। ओके, उम्मीद है फ्रेंड्स कि आप लोगों को ये तीनों समीकरण समझ में आ गए होंगे जो हमने ग्राफीय विधि से बताया। अगले हम वीडियो में आपके कलन विधि से तीनों समीकरणों का जो है निगमन बताएंगे। ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में।